सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 कर लिया था और उसी के साथ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 का कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री लायक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है नीट में और बहुत ज़्यादा इजी आता है, बहुत ज़्यादा इजी आता है। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री में सेलेक्टिव होकर पढ़ते हो ना और कुछ कुछ चीज़ें बस याद करके चल जाते हो तो सरफेस केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा नीट में वो 100% आपसे बन जाएगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है नीट में तो 99% चांस है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। अच्छा, तो सर ये सब जो थ्योरी है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए? वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आपको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के पास बहुत सारी कोचिंग मटेरियल्स होती है, तो सरफेस केमिस्ट्री वो वहाँ से पढ़ते हैं और पता नहीं कितने सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं और समझ में उनको नहीं आता कि क्या याद करे और क्या नहीं याद करे, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में मैं क्या करने वाला हूँ कि जो एक क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सरफेस केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ। मतलब जितनी थ्योरी आपको याद रखने की जरूरत है उसको नोट्स के तौर पे और जहाँ जितना एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे और एक तो जो न्यूमेरिकल आता है यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री में वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। जो न्यू कमर्स हैं इस चैनल पे मैं उनको बता दूं कि फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी मैंने ही करवाया है। चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स क्रैश कोर्स बाय ओजोन क्लासेस नाम से। क्लास 11 का हर एक चैप्टर और क्लास 12 का हर एक चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज उसको जाकर देखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। जिस बच्चों को जो मैं लिखता हूँ अगर वो क्लियर ना दिखाई देता हो तो प्लीज इस वीडियो को आप 480p रेजोल्यूशन में देखें, ठीक है। सेकेंड बात, कम आवाज आती हो तो प्लीज ईयरफोन लगा के देखें, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे। कुछ दिन बच गए हमारे पास, 10-15 दिन बच गए नीट के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस वो करेंगे। चलो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जो जो बोलूंगा और जो जो लिखूंगा दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना। वो जो एक क्वेश्चन नीट में आएगा वो गारंटीड है कि इसी लेक्चर से ही आएगा। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं और जितना आपके सिलेबस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री में। पहला एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। द फेनामेनन ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन of molecules at the surface due to the molecular surface force is known as adsorption। इसका डिफिनेशन लिख लेना, छूट गया हो तो वीडियो है रिप्ले करना, दोबारा देख लेना, ठीक है। और डिफिनेशन लिख लेना, इसका मतलब समझो। देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ना, जैसे ये कोई सब्सटेंस है मान लो, इसके पास में तुम मॉलिक्यूल्स रखो, ठीक है, इसके पास में तुम मॉलिक्यूल्स रखो तो देखो इस सब्सटेंस का सरफेस क्या है, देखो ये है सरफेस बाउंड्री, ये है तुम्हारे पास। तो इस सरफेस पे, ठीक ना, कुछ सरफेस मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो कि इनके पास वाले नेबरिंग पार्टिकल्स पे लगते हैं, तो ये आके इस सरफेस पे चपक जाते हैं, इस तरीके से ऐसे चपक जाते हैं, ठीक है। तो इस चपकने को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर एडजॉर्प्शन, क्या आप ये बोल रहे हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं और उनके सरफेस के पास कुछ जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो चपक जाते हैं, किस पे चपक जाते हैं? सरफेस पे। तो क्या कहला एडजॉर्प्शन कहलाता है? मैं बोलूंगा वो एडजॉर्प्शन कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये तो एडजॉर्प्शन हुआ। एक दूसरा टर्म होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ सरफेस पे ना रहे, इस सब्सटेंस के अंदर में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो याद करना एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन मतलब क्या? इसके सरफेस पे पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, डी की जगह बस बी लगा दो, वो क्या है? एक बल्क फेनोमेनन है। बल्क फेनोमेनन मतलब क्या कि जो भी पार्टिकल्स है वो सरफेस पे नहीं रहेंगे, ठीक है, इस सब्सटेंस के अंदर में आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, डिफरेंस मैंने बता दिया कि एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन क्या है तुम्हारा? बल्क फेनोमेनन है, ठीक है, ये हमको समझ में आया। अच्छा, जो एडजॉर्प्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। दिस इज अ फास्ट प्रोसेस एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस। जैसे जैसे बोल रहा हूं, जैसे जैसे लिख रहा हूं, उसके बेसिस पे नोट्स बना लेना, ठीक है ना। इसी में से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ये हमको समझ में आया। चलो इस पूरे चैप्टर में हमको एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है मैंने वो तो बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है,
मतलब एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डेल्टा एच भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, और डेल्टा जी भी निगेटिव होता है। ठीक है, किसके लिए, किसके लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। किसके लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। याद रखना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। बोलेगा फॉर एन एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा एच इज दैट इज चेंज इन इंथैल्पी इज व्हाट, नेगेटिव, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एस नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। डेल्टा एस मतलब क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी होता है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव होगा एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, किसी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। और डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगा, वो भी तुम्हारा निगेटिव होगा। गिब्स इन चेंज निगेटिव होगा किसके लिए, किसके लिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। तो ये तीन चीज बहुत ज्यादा पूछता है, एडजॉर्प्शन से याद कर लेना। ठीक है, एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेल्टा एस निगेटिव होता है, डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी भी निगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है, अब वो यहाँ मत पूछना क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कवर कर चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ बता दिया, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है ना, कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, और डेल्टा जी भी निगेटिव होता है। ठीक है, जो जो बोलूंगा, जो लिखूंगा, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना, उतना ही बनाना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखो, ये जो एडजॉर्प्शन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में लिखना दो टाइप। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, मैं देखो आपको रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन जहां पे जैसे जो याद करना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अच्छा, और जो जो याद रखना उतने, बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस आएंगे बस। ठीक, चलो, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फिजीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फिजीजॉर्प्शन, इसका दूसरा नाम है। मतलब ये भी दिया रहा है तो समझ आ रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात हुई है। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इन डिफरेंसेस को आपको याद रखना है। सुनो क्या क्या, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू वंडर वॉल्स फोर्सेस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू वंडर वॉल्स फोर्सेस। जो जो बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना। ये नहीं देखो, जो जो बोल, बहुत कुछ बोल देता हूं लेकिन लिखता नहीं हूं। तो जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना, तभी फायदेमंद होगा, नहीं तो फिर फायदेमंद नहीं होगा। और वीडियो देखना तो पूरी देखना, नहीं तो मत देखना। ठीक, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तब अच्छे नोट्स बनेंगे, तब कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ समझ में आ गई सरफेस केमिस्ट्री और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, इट इज कॉज्ड बाय वंडर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारा HCl है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसी बॉन्ड की बात हो रही है कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, केमिकल वर्ड से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन याद आप रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है तुम्हारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, वो होता है तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन जो तुम्हारा केमिकल एडजॉर्प्शन है ना, वो होता है तुम्हारा इरेवर्सिबल। क्या होता है, इरेवर्सिबल। ठीक है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। थर्ड, इसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। अरे बताया ना भाई, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना हीट निकल रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम हीट निकलता है। ठीक है, और इसके लिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उससे हीट कितनी निकलती है। ठीक है, वो जो निकलती है केमिकल एडजॉर्प्शन में, वो निकलती है बहुत ज़्यादा। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई। अच्छा, चौथा, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सर, कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस इतना समझ लो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, इसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। हाई एक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व और रिक्वायर्ड। ठीक है, जरूरत होती है। ठीक है, लिख लिया आप इतना। चलो, ये तुम्हारा चार डिफरेंस हुआ। ठीक है, पांचवा डिफरेंस देखो, पांचवा डिफरेंस। ठीक है, ये तुम्हारा किसके लिए लिख रहा हूँ, फिजिकल के लिए लिख रहा हूँ, और इसके साइड क्या लिखूंगा, केमिकल के लिए लिखूंगा। ठीक है, पांचवा देखो, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। इट फॉर्म्स मल्टी
मॉलिक्यूलर लेयर्स, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। किसके लिए लिख रहा हूँ? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लिख रहा हूँ। केमिकल के लिए लिखूंगा इट फॉर्म्स ओनली यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। सब कुछ लिखना जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ सब कुछ लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक है। अच्छा, इतना हमको समझ में आया। चलो छठवां डिफरेंस देखो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। चलो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि यहां से देखो बहुत क्वेश्चन आता है, यहां से इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इससे भी बहुत आता है और इससे भी आता है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे बोला जाएगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस फिजिकल एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज करेगा, इसका रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कितने रेट से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो सबसे पहले क्या होगा कि केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। समझ में आया? तो ये डिफरेंस आप याद रखना। अब ये जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ना, ये जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर्स आप देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, लिख लेना, पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अच्छा देखो, पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सर ये एडजॉर्बेंट क्या होता है सर? नहीं समझ में आया। अरे भाई तुम्हारे पास जो भी सरफेस था, ठीक है ना, जो भी सब्सटेंस था तुम्हारा, सब्सटेंस का जो सरफेस था, इसके सरफेस पे तुम्हारे क्या आ जाते हैं? पार्टिकल्स आके चपक जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। जो सब्सटेंस इन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे लाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आके जो चपकते हैं सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना। तो अगर मतलब सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट तुम जितना ज्यादा लोगे उतना ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब उतना ही तेजी से जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है होगा। समझ में आया? ठीक है। दूसरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोलता है कि बताओ एडजॉर्प्शन और सरफेस एरिया में क्या रिलेशन है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा लोगे उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन का रेट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जितना ज्यादा तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो एग्जाम में तुमको दो गैस दिए हुए हैं H2 और मान लो दिए हैं N2, ठीक है। आपसे बोला जाए कि इसका केल्विन में जो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 33 केल्विन है और इसका कितना है? 126 केल्विन है। तो बताओ एडजॉर्प्शन प्रोसेस किसमें ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है उसमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? N2 का ज्यादा होगा। मतलब कि जो N2 गैस है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा चमकेंगे, मतलब वॉल्यूम एडजॉर्ब ऑफ N2 गैस विल बी हाई। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप देखे होगे कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सॉरी, उसमें क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। ये T है और ये x/m का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? x/m का ग्राफ है, ठीक है। x/m क्या है अभी मत समझो, बस ये समझ जाओ कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी का अगर ग्राफ पूछेगा तुमसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए? फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा आप टिक मार देना, ऐसा ग्राफ जो होगा उसको टिक मार देना, ठीक है। अच्छा, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पूछेगा तो आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ग्राफ है ये क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, देखो
ये x बाई एम है और ये तुम्हारा t है। क्या है? x बाई एम है और ये t है, और ये ऐसे ग्राफ बनता है। मैं x बाई एम आपको बता देता हूँ कि x बाई एम क्या है। देखो यहाँ पे जो x है ना तुम्हारा, वो है वेट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड बाई m ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, लिख लेना, x इज द वेट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड बाई m ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होता है मैंने बता दिया, जो सब्सटेंस जो है अपने पार्टिकल्स को मतलब जो पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करता है और लाता है, चिपका लेता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। और जो पार्टिकल चपकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा ग्राफ बनता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तुम देखोगे तो x बाई एम और p में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। देखो, ऐसा बनता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर का डिपेंडेंसी बता रहा है। x क्या है? x बाई एम क्या है बता दिया। x इज द वेट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब बाई m ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट। m ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीजें याद हो गई। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग पढ़ेंगे? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना। जो जो क्वेश्चन आएगा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, जैसे अभी तक बता रहा था। चलो, जो इसका जो तुम्हारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होता है ना, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है एक्स बाई एम, यही वाला एक्स बाई एम। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू पी का पावर 1/n, के इंटू पी का पावर 1/n। और यहाँ पे जो तुम्हारी एन की जो वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। एन की वैल्यू याद रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो आप इसको टिक मारोगे। ठीक है ना, इसको टिक मारोगे। ठीक है, और एक्स बाई एम और पी के बीच में जो हमारा ग्राफ बनता है, एक्स बाई एम और पी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। सर ने बताया, ठीक है, ऐसा बनता है। तो ठीक है, देखो इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ये एक्स बाई एम और ये पी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, और अगर तीन ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे दिए हुए हैं, देखो तीन ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं तुम्हारे पास, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर अगर तुम डिक्रीज करते हो तो ये वाला ऊपर बढ़ते जाता है ग्राफ, ये वाला ऊपर बढ़ते जाता है ग्राफ। जैसे मान लो ये तुम्हारा T1 टेम्परेचर पे, ये तुम्हारा T2 टेम्परेचर पे, और ये तुम्हारा T3 टेम्परेचर पे। तो तुमसे पूछेगा बताओ T1 T2 T3 में कौन सा ग्रेटर है, तो आप बोलोगे कि T1 ग्रेटर है। कौन सा ग्रेटर है? T1 ग्रेटर है तुम्हारे पास। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। मतलब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करते जाओगे तो ये वाला जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि ये T1 टेम्परेचर पे किया गया, ये T2 टेम्परेचर पे किया और T3 टेम्परेचर पे किया, तो बताओ कि T1 T2 3 में क्या रिलेशन होगा। T1 T2 T3 क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन है। जैसे मान लो अगर T1 T2 T3, ठीक है, आपको मान लो तीन वैल्यू दी है T1 T2 T3 की। ठीक है ना, दी है 273 केल्विन, 244 केल्विन और 195 केल्विन। आपसे ये बोल दिया जाए बताओ T3 की वैल्यू क्या होगी इसमें से, तो इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी दैट इज 195 केल्विन। तो 195 केल्विन ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान से सुनना और जो बोला हूँ उसको लिखना, उसके बाद समझना मैं क्या बोला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्स बाई एम और पी के बीच में ग्राफ दे देगा। ये T1 टेम्परेचर पे किया गया, ये T2 टेम्परेचर पे किया गया, या T3 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया, एक्स बाई एम और पी के बीच में। तो बताओ T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, वहाँ जो n की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। और जो 1/n की वैल्यू होती है, 1/n की वैल्यू वो रेंज करती है 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो एक बार देख लेना कि 1/n का रेंज पूछा है कि n का रेंज पूछा है। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है जो सब कुछ बता रहा हूं उसको छोड़ के मत जाना, उसको छोड़ के मत जाना। ठीक, अब देखो यहाँ पे x क्या है और m क्या है और p क्या है, k और n क्या है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा k और n है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, k और n है तुम्हारा वो कांस्टेंट है, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंस पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, के और एन कांस्टेंट होते हैं। पी क्या होता है तुम्हारा? पी होता है तुम्हारा
प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है तुम्हारा, प्रेशर ऑफ गैस, पी क्या होता है तुम्हारा, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, किस प्रेशर पे, ठीक है ना, तुम गैस को अब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है ना, ये गैस के लिए होता है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ना वो स्पेशली डिराइव किया गया था फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, याद रखना। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। के और एन कांस्टेंट है यहाँ पे, पी तुम्हारा क्या है, प्रेशर है, ठीक है, एक्स क्या है तुम्हारा, वेट बोल लो या फिर मास बोल लो, ठीक है, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, ठीक है, कितना मास ऑफ गैस सब्सटेंस पे एब्जॉर्ब्ड हुआ, ठीक है ना, बाई एम ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, बाई एम ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब कि जो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल्स को उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, उसका अगर तुम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। अगर उसका तुम एम ग्राम लोगे, ठीक है, और कोई गैस के पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पे आके अट्रैक्ट होके चिपक जा रहे हैं, तो एक्स जो हुआ वो कितना हुआ, कितना गैस एब्जॉर्ब्ड हुआ सरफेस पे, और कौन सा सब्सटेंस जो तुम लिए थे, जो उस सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था अपने सरफेस पे, उसका एम ग्राम तुम लिए हो, ठीक है, समझ में आया। देखो थोड़ा सा और इजी करता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एड्जॉर्बेंट है, जो सब्सटेंस जो गैस के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो गैस के पार्टिकल्स मान लो यहाँ पे आके चिपक गए, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स जितना चपके ना उसका जो मास है वो एक्स ग्राम है, ठीक है। और जो तुम एब्जॉर्बेंट लियो, देखो ये एब्जॉर्बेंट लियो जो सब्सटेंस जो है गैस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उस एब्जॉर्बेंट का मास कितना है, एम ग्राम है, ठीक है, तो वही है एक्स बाई एम, ठीक है, समझ में आया। सिंप्लीफाई कर दे, के और एन बता दिया, पी बता ही दिया क्या है, ठीक है। अच्छा, तो जो जो क्वेश्चन आता है बता दिया, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये रिलेशन में एक्स क्या है एम क्या है ये बता दिया, एन पे क्वेश्चन आएगा, वन बाई एन पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सुनना। अगर ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास दिया है, अगर तुम दोनों साइड लॉग ले लो ना, दैट इज एक्स बाई एम इज इक्वल टू तुम्हारे पास के पी वन बाई एन है, अगर तुम दोनों साइड लॉग ले लो तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग पी बन जाएगा। लॉग लेने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेने आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आप याद करना लॉग लेने के बाद, ठीक है, ये याद करना। लॉग दोगे दोनों साइड तो ये तुम्हारे इन दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको तोड़ के ये लिख दिया, और लॉग एम का पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम हो जाता है। तो अगर लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इस एक्सप्रेशन को ही याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा आता है, देखो लॉग एक्स बाई एम, ठीक है, और लॉग पी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, लॉग पी के बीच में तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब ये क्या है, लीनियर है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये अगर थीटा एंगल है तो जो टैन थीटा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन बाई एन होगी, कितनी होगी, वन बाई एन होगी। और जो वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन इसको कहाँ पे कट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो वो होगा तुम्हारा लॉग के, लॉग के, ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा वो कितना होगा, लॉग के होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि देखो लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और इस लाइन का जो तुम्हारे पास स्लोप है, मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया रहेगा। आपसे बोलेगा बताओ एन की वैल्यू कितनी है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू वन बाई एन लिखना और एन की वैल्यू निकाल लेना। आपसे बोलेगा बताओ ये लेंथ जो है वो कितना होता है, वो बोलेंगे लॉग के होता है, कितना बोलेंगे, लॉग के होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करो लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, वन बाई एन देगा वैल्यू, ठीक है, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या देगा, ये लेंथ कितना होगा, लॉग के होगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, किसके लिए, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं आगे। एक बात और कि तुम्हारे पास देखो जो एक्सप्रेशन है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, ठीक है, उसमें देखो ये तुम प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। ये जो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का तुम्हारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन वैलिड है ओनली एट मॉडरेट प्रेशर पे ही वैलिड है, ओनली एट मॉडरेट प्रेशर पे ही वैलिड है, मतलब लो प्रेशर के लिए भी वैलिड है, ठीक है, और मॉडरेट प्रेशर से भी वैलिड है,
ठीक है, मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे प्रेशर्स के लिए वैलिड है, तो इट इज ओनली वैलिड फॉर लो प्रेशर एंड मॉडरेट प्रेशर। एट हाई प्रेशर्स दिस इक्वेशन फेल्स। ठीक है, अगर पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं रख दूं, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंग म्यूअर। ठीक है, उन्होंने अब बताया कि एट हाई प्रेशर फ्रेंडली आइसोथर्म फेल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक और आइसोथर्म लाया जिसका नाम था लैंग म्यूअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और उन्होंने जो आइसोथर्म बनाया वो वैलिड था कहाँ पे, वो वैलिड एट हाई प्रेशर, वो वैलिड एट हाई प्रेशर। और उन्होंने दो एजम्पशन लिए। ठीक है, दो एजम्पशन लिए अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाने के लिए। वो एजम्पशन क्या था कि वो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाएंगे वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड होगा। ठीक है, और जो दूसरा एजम्पशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। दूसरा एजम्पशन लिख लो, एडजॉर्प्शन साइट्स are equivalent in their ability to absorb the particles। सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताओ लैंगम्यूयर एजम्पशन आइसोथर्म है, उसके दो एजम्पशन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक एजम्पशन इसमें से लिखा रहेगा और आप उसको टिक मारना होगा, समझ में आया आपको। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ेंगे। फालतू पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रेगुलर क्लासेस होती है तो थोड़ा बहुत बैकैती मार के, ठीक है, फालतू चीज़ें पढ़ते। लेकिन हमारे पास 10-15 दिन है तो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बस एक क्वेश्चन करना और 4 नंबर लाना है। तो कम से कम पढ़ो और वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए तो ज़्यादा मजा आ जाता है। ठीक है, तो इतना पढ़ के चले जाना, पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ो और देखो कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे ही लिखना और नोट कर लेना। ठीक है ना, जैसे जैसे बोलूंगा जैसे जैसे लिखूंगा, जो बोलता हूँ जो लिखता हूँ दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है बहुत कुछ पढ़ने के लिए, पागल हो जाओ, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री छोड़ दोगे, बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन तो आता है। इसीलिए मैं बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और देखना ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे की वीडियो होगी आपके, ठीक है ना, उसी में से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर गारंटीड है, बस इतना पढ़ के चल जाओगे तो। ठीक है, देखो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सोल्यूशन एक तरह का सोल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो होता है 1 nm टू 1000 nm। ये क्या है, नैनोमीटर है। मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 1 nm टू 1000 nm होना चाहिए। वैसे सोल्यूशन हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखो कोलाइडल सोल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना, बहुत तरीके के होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं और बहुत तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, सबका आपको एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मान लो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें 2 फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे याद कर लेना, इतना ही पूरा लेक्चर बस देख के चल जाना 1 घंटा। अब बुक पढ़ने जाओगे तो पक्का यार आपको कम से कम 3 घंटा लग जाएगा और समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, छोड़ दोगे और नहीं पढ़ोगे। लेकिन ये लेक्चर देख लोगे 1 घंटा तो एक क्वेश्चन जो आता है सरफेस केमिस्ट्री से वो पक्का बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखो कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें 2 फेज होते हैं। क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है, इतना याद कर लो आप लोग। ठीक है, अगर ये गैस हुआ और ये लिक्विड हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोम। क्या हम लोग बोलते हैं, फोम। कोलाइडल सोल्यूशन का नाम हो जाता है फोम। अगर ये गैस हुआ और ये सॉलिड हुआ तो कुछ स्पेशल नाम नहीं होता है इसको, वैसे स्पेशल नाम देते हैं सॉलिड फॉर्म। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको याद मत करो, जो याद करना वही बताऊंगा आपको मैं। अगर ये तुम्हारा लिक्विड है और ये तुम्हारा गैस है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। चलो क्या बोलते हैं, स्पेशली लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। अगर मान लो ये लिक्विड हुआ और ये भी लिक्विड हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्जन। क्या बोलते हैं, इमल्जन। ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारे पास लिक्विड हुआ और ये सॉलिड हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, अगर ये मान लो सॉलिड हुआ और ये तुम्हारा गैस हुआ
ठीक है, ये तुम्हारा इसको बोलते हैं, तुम क्या बोलते हैं, एरोजोल बोलते हैं, इसको भी एरोजोल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारा ये सॉलिड हुआ और ये तुम्हारा लिक्विड हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल। क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल। ठीक है, और अगर ये तुम्हारा सॉलिड हुआ और ये भी तुम्हारा सॉलिड हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इमल्जन, जेल एंड लिक्विड सॉल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको एटलीस्ट जरूर याद कर लेना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा बताओ उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इमल्जन बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत पूछता है यार। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जो जो आपको याद रखना है, फ्रोथ कॉमा विप्ड क्रीम कॉमा शेविंग क्रीम। ठीक है, अच्छा गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। ठीक, चलो, और इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, कीड़ों को मारने के लिए जो स्प्रे यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा लिक्विड इन लिक्विड का मिल्क, हेयर क्रीम, बटर। ठीक है, अच्छा इसका लिक्विड इन सॉलिड का क्या, जेली, बटर, बस इतना याद कर लो। ठीक है, सॉलिड इन गैस का क्या, गैस डस्ट याद कर लो। ठीक है, और सूट याद कर लो। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का क्या, इंक याद कर लो। ठीक है, इसका क्या याद कर लो, रूबी ग्लास एंड जेम स्टोन्स। ठीक है, और जिसमें मैं स्टार मारा हूँ इसको भी लिख लो, लिक्विड एरोसोल को भी डबल स्टार मार लो। तो जितने भी स्टार मारा हूँ उसके एग्जांपल्स याद कर लेना। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्जन। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा मिल्क है कि फॉग है कि फ्रोथ है कि इंक है, तो आप मिल्क को टिक मारोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेल, तो जेली ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक मारोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो इंक होगा तो उसको टिक मार दोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन विच डिस्पर्स इज अ गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज अ लिक्विड, तो ऑप्शन में फ्रोथ रहेगा तो उसको टिक मार दोगे। समझ में आया, तो ऐसे पूछता है। तो ये पूरा जो है ना आपको अच्छे से याद करना है। देखो आप बुक में देखोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो सिलेक्टिव एग्जांपल्स है वो बताया जो ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद कर लेना, पूरा याद करना, जैसे क्वेश्चन बोलता है, जैसे क्वेश्चन बोलता है और जैसे क्वेश्चन पूछता है, सब कुछ मैंने इसमें बताया। ठीक है, चलो अगर मान लो जो तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, वो अगर तुम्हारा लिक्विड हुआ, लिक्विड हुआ, ठीक है, तो ठीक है, हम लोग वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल बोलते हैं। ठीक है, मतलब सॉल क्या है तुम्हारा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होना चाहिए। अगर डिस्पर्जन मीडियम तुम्हारा वाटर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल बोलेंगे, या फिर बोलते हैं उसको एक्वासॉल। ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, बेंजोसॉल। ठीक है, अगर अल्कोहल हुआ डिस्पर्जन मीडियम तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल। ठीक है, और अगर एयर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। सब कुछ नोट करते जाना। ठीक है, ये और ये ज्यादा पूछता है, मतलब कि सॉल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल, एल्कोसॉल और एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल जिसका डिस्पर्जन मीडियम, देखो डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा तो उसको सॉल बोलेंगे, ऐसा सॉल जिसका डिस्पर्जन मीडियम एयर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना। चलो अब देखते हैं, ये जो इमल्जन था वो तो समझ गए कि डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। ठीक है, इमल्जन का 2 और टाइप होता है जो कि आपको पढ़ना है। इमल्जन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि वो क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है, हमको इतना समझ में आ गया, मतलब लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है तुम्हारा ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, देखो ऑयल को वाटर में डाल दिया गया। ठीक है, तो तुमको इमल्जन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, हमको समझ में आया। और दूसरा जो तुम्हारा होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल,
ठीक है। तो इमल्जन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड दोनों होना चाहिए, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, ठीक है। ऑयल डिस्पर्स इन वाटर और वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, ये दो टाइप का तुम्हारा क्या होता है, इमल्जन होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है फर्स्ट टाइप का, ठीक है, फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल जो है वो है तुम्हारा मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। और जो तुम्हारा दूसरे का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है तुम्हारा बटर, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, कोल्ड क्रीम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत ज़्यादा आपसे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, वैनिशिंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इमल्जन, तो आप बोलोगे ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है, और उसको टिक मार दोगे, ठीक है। अब देखो जो इमल्जन्स होते हैं ना ऑयल एंड वाटर के, दे आर अनस्टेबल। देखो जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना, क्योंकि कभी कभार मैं जो बोलता हूँ वो नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आप जरूर लिख लिया करो अपने कॉपी में, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मिल्क दे देगा, बोलेगा बताओ किस टाइप का इमल्जन है, तो आपको ऑयल डिस्पर्स इन वाटर रहेगा, आप उसको टिक मारना पड़ेगा। अब देखो जो इमल्जन्स होते हैं ऑयल एंड वाटर के, वो अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं तो उनको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग एक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं किसको, स्टेबल बनाने के लिए इमल्जन्स को, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं वो होता है प्रोटीन्स, गम्स एंड सोप्स, ठीक है। और जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल इमल्जन्स को स्टेबल बनाने के लिए करते हैं, वो हमारे पास होता है क्या क्या, हेवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स, हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड लैम्प ब्लैक, याद रखना, ठीक है। तो आपसे यहां से एक भी बार क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर ऑयल डिस्पर्जन इन वाटर इमल्सन, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स, गम्स, सोप्स, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, टिक मार दोगे, क्या करोगे, टिक मार दोगे, ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा देखो, जेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जेल्स का वो लिख लो, क्या बोलते हैं, डिफिनेशन लिख लो। अ जेल इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम, ठीक है, मतलब तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम क्या हुआ, सॉलिड हुआ, और डिस्पर्ज फेस क्या हुआ तुम्हारे पास, लिक्विड हुआ, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है तुम्हारे पास जिलेटिन, क्या है, जिलेटिन, और पिछले स्लाइड में मैंने जेल्स के और भी एग्जांपल दिए हैं, उसको आप याद कर लेना, क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलो ये हमको समझ में आया। अच्छा, अब देखो दो तरीके के और सॉल्व होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, लाइयोफिलिक सॉल्व, ठीक है, और लाइयोफोबिक सॉल्व। सर ये क्या होता है, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं याद करने की, जैसे बोल रहा हूँ नोट्स बना लो, जो जो बोल रहा हूँ याद करने को याद कर लो, जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं एकदम सेलेक्टिव बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा देखो जो लाइयोफिलिक सॉल्व होते हैं ना वो बहुत स्टेबल होते हैं, किसके कंपैरिजन में, लाइयोफोबिक के, ठीक है, तो ये तुम्हारा लेस स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब कि अगर ऑप्शन में ये दिया रहा है कि लाइयोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लाइयोफोबिक सॉल्ट्स, तो आप बोलोगे ये सही है। जो लाइयोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और ये जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। जो लाइयोफिलिक सॉल्ट होते हैं उनके पास नेग्लेजिबल चार्ज होता है, नेग्लेजिबल चार्ज होता है, बहुत कम चार्ज, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो लाइयोफोबिक चार्ज होता है उसके पास चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। देखो इनफैक्ट लाइयोफोबिक सॉल और लाइयोफिलिक सॉल क्या है, सॉल है, सॉल क्या होता है, एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है, तो जितने भी कोलाइडल सिस्टम, जितने भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं सबके पास चार्ज होता है, एंड ड्यू टू द चार्ज ऑन ए कोलाइडल पार्टिकल द कोलाइडल सिस्टम हैव द स्टेबिलिटी, याद रखना, ठीक है ना। चलो ये तीसरा पॉइंट हो गया तुम्हारे पास। चौथा पॉइंट देखो, एग्जाम्पल्स लाइयोफिलिक के, ठीक है, क्या याद कर लो, जिलेटिन याद कर लो, गम याद कर लो, ठीक है, स्टार्च याद कर लो, एंड एल्बुमिन याद कर लो, एल्बुमिन, ठीक है। चौथा इसके लिए याद कर लो गोल्ड, ठीक है, और याद कर लो आर्सेनिक,
ठीक है, मतलब आपसे दिया रहेगा, को पता है क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लायोफिलिक सॉल्ट, तो आप इसमें से कुछ भी देखोगे टिक मार देना, जिलेटिन, गम, स्टार्च, एल्बुमिन। देखो एग्जांपल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जांपल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, एग्जांपल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। बहुत एकदम सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़े और क्या छोड़े, ठीक है। तो इसकी 1 घंटे के लेक्चर देख लोगे तो आप एक क्वेश्चन जो आएगा 4 नंबर का पक्का बन जाएगा, ठीक। आगे देखो, कोलाइट्स जो होते हैं वो और भी तरीके के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है, एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। देखो जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनको अलग अलग बेसिस के हिसाब से अलग अलग क्या किया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है, अलग अलग क्या किया है, बांट दिया गया है। जो लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। तो उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, इट वाज बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना, 3 टाइप के, ठीक है ना, क्या है, 3 टाइप के। लेकिन ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस, कि डिस्पर्स फेस कैसा है, ठीक है। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, इज अ क्लासिफाइड एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस। तो इन तीनों में से किसी को भी टिक मारना होगा, ऑप्शन में होगा तो टिक मार देना, ठीक है। जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बना लेना, ठीक है। अच्छा, क्या पूछेगा, मल्टी मॉलिकुलर से, माइक्रो मॉलिकुलर से और एसोसिएटेड से। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड। तो देखो एग्जांपल बस पूछता है इसमें, गोल्ड सोल याद रखना और सल्फर सोल याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो मॉलिकुलर क्लोराइड, तो आप क्या बोलोगे, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये दो दो चीज याद रखना, ठीक है ना, सेल्यूलोज। और इसके लिए याद रखना आप सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स का दूसरा नाम भी होता है, उसको मिसेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट एक एग्जांपल रखना, ठीक है, याद कर लेना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड, तो आप बोलोगे सोप ऑप्शन में रहेगा, उसको आप टिक मार दोगे, ठीक है। समझ में आया। जो मिसेल्स होते हैं ना, मतलब एसोसिएटेड जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर तुम्हारा होता है द टेम्परेचर अबव विच एसोसिएटेड कोलाइड्स दैट इज मिसेल्स कैन बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। लिख लेना, ठीक है। आपसे डिफिनेशन क्या लिखा रहेगा, द टेम्परेचर अबव विच मिसेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन में रहेगा क्राफ्ट टेम्परेचर, आपको उसको टिक मारना रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मिसेल्स फॉर्मेशन के लिए, एसोसिएटेड कोलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए हमको इसका एक डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन भी पता होना चाहिए, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन आप एसोसिएटेड कोलाइड्स का लोगे तभी तुम्हारा जाके मिसेल्स बनेंगे, ठीक है। तो द कॉन्सेंट्रेशन अबव विच एसोसिएटेड कोलाइड्स आर मेड और मिसेल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो तुम्हारी CMC वैल्यू होती है सोप के लिए, वो याद कर लेना आप, CMC ऑफ सोप इज 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। CMC मतलब क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। लिख लेना, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है, द क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप इज इन बिटवीन 10⁻⁻4 टू इंटू 10⁻³ इन मोल पर लीटर यूनिट। समझ में आया आपको, समझ में आया, ठीक है। मिसेस के बारे में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बुक में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन आएगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर मिसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खोलना, और आप उसमें दिया रहेगा आपका हेडलाइन दिया हुआ है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स करके दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड कोलाइड्स मिसेल्स कैसे बनते हैं और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी नेट में, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेरा लेक्चर देख रहे हो तो जो एक क्वेश्चन आएगा नीट में वो यहीं से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सब छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन उठाता ही नहीं कभी। तो ये पूरा लेक्चर देख लो, एक क्वेश्चन आता है सरफेस केमिस्ट्री से, आपसे बन जाएगा। फिर भी अगर आपको क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोर्स पढ़ना है तो एनसीईआरटी की बुक खोलना और वहां से रीड कर लेना, ठीक है। तो आप हो गया ये मिसल्स, ठीक है। अब बढ़ो आगे।
होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, इसको समझो। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स हुए, रिएक्टेंट्स, और जो तुम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट को हमेशा इस एरो के ऊपर लिखते हैं, उनका अगर स्टेट सेम हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। लिख लेना जो बोल रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ, ठीक है। जो जो मैं बोला अपने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं जो बोला हूँ उसको सुनकर अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, बार बार बोलता हूँ, ठीक है, नहीं तो नोट्स अच्छे से नहीं बनेंगे। जो बोलता हूँ जो लिखता हूँ दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाओ, तभी आपको क्या होगा, झमाझम मजा आएगा। क्या होगा, झमाझम मजा आएगा, ठीक। चलो, तो देखो होमोजेनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, ये हैं, तो ये गैस फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट यूज करे वो भी गैस फॉर्म में है, तो अगर रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो वो दोनों क्या हो, सेम स्टेट में हो, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में, तब जाके वो होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाएगा। अगर सेम स्टेट में ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजीनियस। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 2SO2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, ठीक है, और जो तुम इसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वो प्लैटिनम है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट्स देखो गैस फॉर्म में है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो दोनों का जो फेज है वो क्या अलग हो गया, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। तो आप बोलोगे बाप रे बाप, अब क्या करें, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता था। आप बोलोगे हम तो लॉ सर के स्टूडेंट हैं, हमको पता है कि क्या होता है वो, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स का तुम्हारा जो भी होगा फेज, वो कैटलिस्ट का फेज होना चाहिए, वो कैटलिस्ट का फेज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। किस पे बेस्ड है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है, कोई जरूरत नहीं अभी समझने की, बस नोट्स पे बना लो, एक लाइन है उसको याद कर लेना, ठीक है, कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे है, ठीक है, समझ में आया। चलो, अब कुछ कैटालिटिक रिएक्शन जो है, ठीक है, आप वो याद कर लो जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी में तो 3 ही दिए हुए हैं, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है ना। देखो हैबर्स प्रोसेस, सबसे पहला तो हैबर्स प्रोसेस याद रखो। हैबर्स प्रोसेस जो है, दिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, दैट इज N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। इसको हम लोग बोलते हैं एमोनिया। एमोनिया बनाने के लिए हैबर्स प्रोसेस यूज करते हैं, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। और क्या होता है, MO। क्या होता है, MO। Fe क्या है तुम्हारा, जरा बताना तो, फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है। और ये तुम्हारा MO क्या है, मोलिब्डेनम। क्या है, मोलिब्डेनम, ठीक है, समझ में आया आपको। मैं लिख देता हूँ इसका MO क्या है, मोलिब्डेनम। आप जो भी पढ़ते हो, मैं मोलिब्डेनम पढ़ता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये दोनों कैटलिस्ट इसको यूज करते हैं। कैटलिस्ट आपसे पूछेगा, बोलेगा कि हैबर्स प्रोसेस में बताओ कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो Fe और MO यूज होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस जो है वो किसके बनाने के लिए यूज होता है, सब कुछ याद रखना, किसके बनाने के लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है निट्रिक एसिड बनाने के लिए। क्या, HNO3 बनाने के लिए यूज किया जाता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, क्या, इसमें हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड सॉरी एस्बेस्टॉस। क्या बोलते हैं, प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनाइज्ड। आप तो सर गाना ही गा दिए एस्बेस्टॉस बोलने में, याद रखना, ठीक है। तो HNO3 ऑस्वाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। HNO3 इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो बोलोगे ऑस्वाल्ड प्रोसेस, टिक मार देना, ठीक है। उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एस्बेस्टॉस। सॉरी यार, आपको रीड करने में आता है तो फिर आप रीड कर लेना, ठीक है ना, इसमें बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। एस्बेस्टॉस, ठीक है। चलो, क्या है, एस्बेस्टॉस, नाम भी है थोड़ा बहुत भयानक वगैरह लग रहा है, ठीक है ना, एस्बेस्टॉस। चलो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है हमारा, वो बनाने के लिए यूज होता है H2SO4। तो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो होता है V2O5। V2O5 इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो याद रखना, तो इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं, Fe, MO, ठीक है, आयरन और मोलिब्डेनम।
ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? HNO3 की प्रिपरेशन के लिए। इसमें कौन सा यूज करते हैं? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके बनाने के लिए यूज होता है? H2S4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? V2O5, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, चलो अब मैं दो ठो और लेता हूं ना, ठीक है, दो कैटलिस्ट रिएक्शन और लेता हूं, ठीक है, आप उसको याद कर लेना। डिकॉन्स प्रोसेस सबसे पहले तो क्या? डिकॉन्स प्रोसेस, डिकॉन्स प्रोसेस। तो डिकॉन्स प्रोसेस जो है वो Cl2 बनाने के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन में। और इसमें जो तुम्हारा कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है CuCl2। उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो क्या होता है? CuCl2। ठीक है, पांचवा आप याद कर लो, बॉस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? बॉस प्रोसेस जो होता है, दिस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ S2। दिस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ S2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं क्या कैटलिस्ट, वो होता है Fe2O3 प्लस Cr2O3 का मिक्सचर। ठीक है, हम लोग कभी कभी कैटलिस्ट को, ठीक है, प्रोमोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो भी आपको पास याद करवाया उसमें आपसे पूछेगा बताओ कौन सा प्रोसेस किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा डिकॉन्स प्रोसेस इज यूज फॉर, तो ऑप्शन में रहेगा CuCl2। तो क्या टिक मारना? Cl2 मारना। किसके प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? Cl2 के लिए। उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? CuCl2 करते हैं। ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं। तो जब कैटलिस्ट पूछे तो ये, ठीक है, अगर किसके प्रिपरेशन के लिए किया जाता है तो Cl2। ये देखना ना कि क्या पूछा है, किसके प्रिपरेशन के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, कि उस प्रोसेस में कैटलिस्ट पूछा है तो उसके हिसाब से आप टिक मारना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं जियोलाइट्स के बारे में। जियोलाइट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सर ये जियोलाइट्स क्या होता है? ज्यादा कुछ बताइए, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता क्या देगा? अब वो बोलेगा एग्जांपल में विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स ऑप्शन में होगा, आप उसको टिक मार देना। ठीक है, जो जियोलाइट्स होते हैं उनके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये भी पूछा जाता है। दीज आर ऑफ honeycomb structures, these are like honeycomb structures। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा कि बताओ जियोलाइट्स कैसे शेप के होते हैं, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहेगा, उसको आपको टिक मारना पड़ेगा। अब जियोलाइट्स कौन कौन से चीजों में यूज किए जाते हैं? तो जियोलाइट्स हैव हेवी यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जितना भी पेट्रोल वाली कंपनीज होती है ना, उसमें जियोलाइट्स का बहुत यूज होता है फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, सुनो। जो फर्स्ट चीज है, ये पेट्रोकेमिकल कंपनीज में यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कौन? किसको? जियोलाइट्स को। ठीक है ना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। दूसरा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में ही इसको यूज किया जाता है। और जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो जियोलाइट्स यूज होते हैं, बहुत सारे जियोलाइट्स यूज होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस होता है ना, वो होता है ZSM5। क्या होता है? ZSM5 याद कर लेना। ठीक है ना, मतलब ये ZSM5 क्या है, इसको अगर मैं सेंटेंस में बोलूँ तो अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट दैट इज यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज इज ZSM5। ये ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन बना के। ठीक है, तो ZSM5 जहां पे होगा उसको आप टिक मार देना, NCERT में दिया हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियोलाइट से आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा याद रखना है उतना ही बताऊंगा, कोई भी चीज फालतू नहीं बताऊंगा, ताकि क्वेश्चन बन जाए। जो एक क्वेश्चन आएगा वो पक्का बन जाए आपसे। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में, कि कोलाइड्स जो होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है ना, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो जो जो आपको मेथड इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट देखो, ब्रेडिक्स आर्क मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना, ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है, दिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कि गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, तो आप बोलोगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड।
जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन में था कोलाइडल मिल, इलेक्ट्रोडायलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो सर ने बताया था कि सिल्वर का कोलाइडल सोल्यूशन किससे प्रिपेयर किया जाता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको टिक मार दोगे, जैसे क्वेश्चन जो पूछेगा वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जैसे अरेंजमेंट आपको बता दे रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको याद रहेगा। देखो ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक इसमें बिकर रखा रखा होता है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 2 लोहा गाड़ देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोड्स, और इसमें आर्क लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ठीक है, और मेटल पिघल जाता है, मेटल पिघलने के बाद जब उसको कंडेंस करता है तो क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो सर आपको याद, हमको याद क्या रखना है, अरे याद आपको बस इतना ही रखना है कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड में आर्क का यूज किया जाता है। व्हाट इज आर्क, ठीक है, आर्क से हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ यही बनेगा कि बताओ कि कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। पता चला कि ऑप्शन बी ने ये दिया है, अब छोड़ के आ गए। ठीक है, तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा बढ़िया से फिर। ठीक है, तो दोनों इसका नाम याद कर लेना, क्या कर लेना, नाम याद कर लेना। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड जो है वो तुम्हारा है पेप्टिजेशन। क्या है तुम्हारा, पेप्टिजेशन। ठीक है, ये क्या है, इसका डिफिनेशन पहले लिख लो। पेप्टिजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, सुनना, आपसे ये बोलेगा कि पेप्टिजाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, तो ऑप्शन में रहेगा प्रेसिपिटेट और आपको टिक मारना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक प्रोसेस है फॉर कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, ठीक है, इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। और वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, बाय सेकिंग दिस प्रेसिपिटेट, ऐसे प्रेसिपिटेट को हिला देना है। ठीक है ना, विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा पेप्टिजेशन से, इसके बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। पेप्टिजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का यूज किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, चलो ये हमको समझ में आया। अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन आप बनाए इन प्रोसेस से, ठीक है, ये 2 प्रोसेस यूज करके, वो दोनों प्योर नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उसको प्योर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, डायलिसिस, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां से पता है क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में रहेगा आपका पेप्टिजेशन, ठीक है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, बोथ बी एंड सी, तो आप बोथ बी एंड सी पर टिक मार दोगे। ठीक है, वैसे मैं बोल के बता दे रहा हूँ, इसका डिफिनेशन आप लिख लो। ठीक है ना, डायलिसिस का जो डिफिनेशन होता है वो होता है, it is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। ठीक है, मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी होती है उनको हटाने के लिए अगर आप डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करोगे तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है कि यही डायलिसिस मेथड होता है, लेकिन उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर देते हैं, तो हमारा जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो, फिल्टर वर्ड से फिल्टर्स। ठीक है, हम लोग इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन से बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर्स का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दैट इज, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। ठीक है, विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, सर ये क्या बोल दिए, याद जो रखना था मैंने बता दिया, इसमें फिल्टर्स का यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
करने के लिए, ठीक है ना। तो समझ में आया। क्वेश्चन यहाँ से बस यही पूछेगा आपसे कि बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो पेप्टिजेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्ट्राफ्लिकेशन रहेगा, तो अब क्या टिक मार दोगे? पेप्टिजेशन टिक मार दोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब पढ़ो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। दो ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है ना, दो ही प्रॉपर्टी। एक याद रखना है आपको टिंडल इफेक्ट, और एक याद रखना है आपको ब्राउनियन मूवमेंट। और ये दोनों क्या होता है दोनों भी समझ लो, ठीक है। जब तुम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है मान लो, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना कि तो ये तुमको समझ में आएगा कि अगर तुम एक टॉर्च लिए और इसमें लाइट पास करवाए इस कोलाइडल सॉल्यूशन से, ठीक है, तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ना वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब सीधा नहीं जाते, वो ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसके पार्टिकल्स? कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। सो द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत बार बच्चे उसको क्या मार देते हैं? टिंडल इफेक्ट मार देते हैं। लेकिन याद कर लेना कि जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? होता क्या है ना कि देखो मान लो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, और लाइट तुम इसमें पास करो, तो लाइट ऐसे जा रही थी मान लो, ठीक है, तो ये लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से निकलने के बाद छितरा जाती है, ऐसे इस डायरेक्शन में चल जाती है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट when it is passed through a colloidal solution is known as Tyndall effect। तो दोनों जो डिफिनेशन में बोला हूं उसको लिख लेना, डिफिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, वो दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट आर दीज फॉलोइंग टू कंडीशंस? देखो, पहला तुम्हारा कंडीशन है डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स is not much smaller than wavelength of light used। ठीक है, डिक्टो बस याद कर लेना लाइन को, ठीक है ना, इसका मतलब अभी समझाना, ठीक है, व्यर्थ है, ठीक है। तो अभी बस याद कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है ये दो कंडीशन याद करने का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है दोनों पॉइंट वो मैं डिक्टो यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है। ये क्या है? These are the two conditions that must be satisfied for observing the Tyndall effect। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा आपसे बोलेगा कि which of the following, ठीक है, is a condition that is used to observe the Tyndall effect। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में लिखा रहेगा और आपको टिक मारना रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। इवन के मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं पूरे लेक्चर में जो पढ़ाता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आता है वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो बोलता हूँ जो लिखता हूँ दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना, कुछ भी स्केप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर बड़ा पछताओगे। समझे? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अभी तक पूरा मेरा लेक्चर देखे होगे अभी तक का, तो आप ये देखे होगे कि मैं बोल के एक स्टेटमेंट बोला था कि जितने भी तुम्हारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है? चार्ज होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, उनके पास स्टेबिलिटी होती है। क्यों? ड्यू टू चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द ट्रू सॉल्यूशन। ये क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आप उसको टिक मारते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे जो सॉल्ट्स होते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, तो देखो हेमोग्लोबिन जो होता है आपका ब्लड,
ठीक है, वो एग्जाम्पल है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट का। निगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल। ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, तो इसमें से कुछ भी रहेगा तो आप टिक मार देना। ठीक, अब देखो जीटा पोटेंशियल क्या होता है। देखो हमने क्या बताया कि कोलाइडल पार्टिकल्स के पास हमेशा चार्ज होते हैं। तो मान लो FeOH3 है आपके पास, ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इसके, तो इसके अराउंड में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव भी चार्ज होता है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके बाहर जो है वो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इनर लेयर होता है, वो हम लोग मानते हैं कि फिक्स्ड लेयर होता है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला माइनस चार्ज वाला लेयर है उसको हम लोग मानते हैं मूविंग लेयर होता है, दैट इज मोबाइल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया और ये माइनस चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस चार्ज ये और माइनस चार्ज आया तो चार्ज अलग अलग हुए, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इस फिक्स लेयर और इस मूविंग लेयर के बीच में, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन यही बस पूछा जाएगा, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द मोबाइल लेयर इज नोन एज, आप क्या बोलोगे, जीटा पोटेंशियल। और जीटा पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऑप्शन में होगा, तो इसको टिक मार देना। अब देखो सर ने क्या बताया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास चार्ज होता है। तो अगर हम बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करवा देंगे तो क्या वो पार्टिकल्स मूव करेंगे क्या? हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ाया था कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं और उसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी लगा के, तो वो मूवमेंट करेंगे ही, क्योंकि उनके पास कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई फोर्स लगता है। सो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सुनना, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों आया? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास चार्ज होता है। अगर उनके पास चार्ज है तो अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और इस जीटा पोटेंशियल के आने की वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं सोल्यूशन में, और उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देंगे? बाहर से देंगे, ऑफ कोर्स। समझ में आया इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ठीक, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो एनसीईआरटी में मैं जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है कोलाइडल सॉल्यूशन के, मैं उसको बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप पेज नंबर 144 में जाना, जो आपका हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स का, ठीक है ना, एनसीईआरटी पेज में। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मेडिसिन वाले एग्जाम्पल में कि आर्गीरोल इज अ सिल्वर सॉल्ट दैट इज यूज्ड एज एन आई लोशन। कोलाइडल एंटीमनी इज यूज्ड इन क्यूरिंग काला आजार। तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्या पूछेगा देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में नोट करते जाओ, मैं बोल रहा हूँ। एरीगाइरोल, ठीक है, एरीगाइरोल ARGYROL इज अ सिल्वर सोल दैट इज यूज्ड एज एन आई लोशन। तो आई लोशन में कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन यूज करते हैं? सिल्वर सोल्यूशन, और उसका नाम क्या है? आर्गीरोल। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कोलाइडल सोल्यूशन विच इज यूज्ड इन क्यूरिंग काला आजार। ठीक है, काला आजार को क्योर करने में कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन यूज करते हैं? कोलाइडल एंटीमनी यूज करते हैं। ये सारी चीजें एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स सबसे लास्ट हेडिंग है कोलाइडल सोल्यूशन चैप्टर का, मतलब सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। ठीक है, देखना सबसे लास्ट पेज में एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में थर्ड पॉइंट देखना। ठीक है, अच्छा, आगे कौन सा याद करना है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया दैट इज एन इमल्जन इज यूज फॉर स्टमच डिसऑर्डर। तो आपसे पूछा जाएगा स्टमच डिसऑर्डर के लिए कौन सा इमल्जन यूज करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ऑप्शन में होगा, और आप टिक मार दोगे। क्या कर दोगे? टिक मार दोगे। ठीक है, अच्छा, इसका 7वां पॉइंट पढ़ना, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स का एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री आल्सो। लैटेक्स इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर निगेटिवली चार्ज
एंड रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ लैटेक्स। मतलब लैटेक्स जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है रबर पार्टिकल्स का, जो कि रबर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। क्या कर लेना, याद कर लेना आप। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएगुलेशन। क्या, कोएगुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएगुलेशन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लो, मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, उनको प्रेसिपिटेट फॉर्म में बना देना। ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा ये ऐसे है, मान लो एक बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे में सेटल डाउन कर जाए इस बीकर के, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो ऑप्शन में आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, क्या बोलेगा आपसे, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज। तो कोएगुलेशन ऑप्शन में रहेगा, उसको आप क्या मार देना, टिक मार देना। क्या मार देना, टिक मार देना। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। अच्छा, अब कोएगुलेशन प्रोसेस से, ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्डी सुल्ज रूल का। ठीक है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हार्डी सुल्ज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हार्डी सुल्ज रूल इज यूज्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, सबसे पहले तो ये पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है ना। हार्डी सुल्ज रूल इज यूज्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो। अगर किसी भी निगेटिव सॉल्व का, अगर मान लो किसी भी निगेटिव सॉल्व का अगर आपको कोएगुलेशन करना है, क्या करना है, कोएगुलेशन करना है, ठीक है ना, तो आप लोग पॉजिटिव पावर देखोगे। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हार्डी सुल्ज रूल है, उसका स्टेटमेंट मैं लिखवा दे रहा हूं। द प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एन आयन ऑन डिस्पर्स फेज ऑफ अपोजिट चार्ज इंक्रीजेस विद द वैलेंसी ऑफ द आयन। सुनना, ठीक है, वो आप लिखो ना लिखो, लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो वो भी अच्छी बात है। सुनना, हार्डी सुल्ज रूल को मैं और ज्यादा इजी कर देता हूं, ठीक है ना। सुनना, हार्डी सुल्ज रूल कोएगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, ऑफ कोएगुलेशन ऑफ क्या, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अगर निगेटिव सॉल्व है उसको कोएगुलेट करना है तुमको, क्वेश्चन में गिवन है, तो तुमको क्या करना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उसको देखना, उसकी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। जैसे देखो, अगर तुमको दिया होगा, ठीक है, कि AS2S3, अगर ये तुम्हारा निगेटिव सोल है, निगेटिव सोल है, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, और इसको तुमको क्या करना है, कोएगुलेट करना है। क्या करना है, कोएगुलेट करना है, इसका कोएगुलेशन करना है। तो बताओ Al3+ Ba2+ और Na+ में कौन सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगा, किसका सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगा। तो अगर निगेटिव सोल है तो आप पॉजिटिव पावर को बस देखना, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर में आप देखोगे तो ये तीनों यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, तो Al3+ के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव पावर है, तो इसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। अगर मान लो वही तुम्हारा पॉजिटिव सोल हुआ, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि FeOH3 है, ये तुम्हारा सोल है और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव सोल है, तो इसके कोएगुलेशन के लिए जो तुम्हारा कोएगुलेटिंग पावर होगा उसका क्या ऑर्डर होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया रहेगा FeCN6 3-, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होगा SO4 2-, तो ये तुम्हारा Cl-। तो अगर पॉजिटिव सोल होगा तो तुमको निगेटिव चार्ज देखना, तो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज तीनों में है भी, ठीक है, निगेटिव चार्ज तीनों में है भी यहाँ पे, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कोएगुलेटिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है, FeCN6 3- का। तो आपसे ऑर्डर पूछेगा, तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, और फिर सबसे लास्ट में ये होगा। और इस कोएगुलेटिंग पावर को हम लोग प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग फ्लोकुलेटिंग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग पावर भी बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग पावर भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हार्डी सुल्ज रूल क्या है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द कोएगुलेटिंग पावर यूज्ड इन द कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है कि निगेटिव सोल है, निगेटिव सोल है, ठीक है, तो कोएगुलेटिंग पावर का क्या होगा,
ऑर्डर, तो निगेटिव सोल के लिए तुमको पॉजिटिव पावर्स देखने हैं, जिसका पॉजिटिव पावर सबसे ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। कोएगुलेटिंग पावर का दूसरा नाम प्रेसिपिटेटिंग पावर या फिर फ्लोकुलेटिंग पावर। अगर क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव सोल है तो तुमको निगेटिव चार्ज देखना है, जिसका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका क्या, जिसका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको मान लो दिया रहेगा कि जैसे ये AS2H3 है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा क्या निगेटिव सोल है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर निगेटिव सोल है तो इसका कोएगुलेशन हमेशा पॉजिटिव आयंस ही कर सकते हैं, पहले तो ये याद कर लो। अगर पॉजिटिव सोल है तो उसका निगेटिव आयंस कोएगुलेशन कर सकते हैं, अगर निगेटिव सोल है तो पॉजिटिव आयंस कोएगुलेशन कर सकते हैं, इतना पहले समझ लो। अगर ये निगेटिव सोल है तो इसका हमको समझ में आना है कि पॉजिटिव आयंस ही क्या कर सकता है, कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव आयंस का ही चार्ज देखना है। जैसे तुम्हारा Al3+ है, ठीक है, इसको छोड़ दो, Ba2+ है, ठीक है, और Na+ है, और मान लो तुम्हारे पास दिया हो, सपोज करो मान लो कोई X3- आयन है तुम्हारे पास, ठीक है, तो निगेटिव सोल है तो इसको कौन सा पॉजिटिव आयंस करेंगे कोएगुलेशन, तो निगेटिव वाले चार्ज को देखना ही नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, देखना किसको है, बस पॉजिटिव आयंस को देखना है। अभी पॉजिटिव आयंस में उसके चार्ज को देखोगे तो इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा Na+ से। तो बेसिकली हार्जी सोजरो से आपसे यही पूछा जाता है कि बताओ कि किसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। समझ में आया? तो निगेटिव सोल है तो पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव आयंस है उसके पावर को देखेंगे, और अगर पॉजिटिव सोल है तो जो निगेटिव आयंस है उसके पावर को देखेंगे। तो ये था आपका हार्डी सोल्स रूल। ठीक है ना, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, लेकिन नीट में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, नीट में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। वो पूछता है कोएगुलेटिंग वैल्यू पे, किस पे पूछता है, कोएगुलेटिंग वैल्यू पे, किस पे पूछता है, कोएगुलेटिंग वैल्यू पे, कोएगुलेटिंग वैल्यू। इस कोएगुलेटिंग वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन जो है वो आप लिख लेना। डिफिनेशन क्या है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value or flocculation value। ठीक है, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं। अगर नीट में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि द फ्लोकुलेशन वैल्यू इज, तो जो मैंने डिफिनेशन बोला है वो ऑप्शन में होगा, ठीक है, आप उसको टिक मारना होगा, तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, एक टॉपिक और बच रहा है, गोल्ड नंबर। क्या बच रहा है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होता है इसका भी आपसे डिफिनेशन ही पूछेगा नीट में, लिख लेना। ठीक है, डिफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलाइड, the number of milligrams of a hydrophilic colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of a standard gold solution on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is called gold number, is called gold number। बाप रे का सर पगला गए। ठीक है भाई, कुछ नहीं याद करना है, जो डिफिनेशन बोला हूं ना बस उस डिफिनेशन को याद करके चल जाना। आपसे पूछेगा द गोल्ड नंबर इस 4 ऑप्शन रहेगा और डिफिनेशन आपको दिया रहेगा, उसमें जो सही डिफिनेशन होगा उसको टिक मारना होगा। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में न्यूमेरिकल तो करवा देते हैं, लेकिन वो जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए, नीट के लिए नहीं। ठीक है, नीट में क्या पूछेगा, इसका डिफिनेशन पूछेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। और दूसरा पूछेगा प्रोटेक्शन पावर के बारे में। क्या पूछेगा, प्रोटेक्शन पावर के बारे में। देखो, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन पावर। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन पावर क्या है मत समझो, बस इतना जान लो। तुम्हारे पास मान लो 2 सब्सटेंस दिए होंगे, मान लो जिलेटिन दिया हुआ है तुम्हारे पास और दिया हुआ है एल्बुमिन दिया हुआ है। ठीक है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर मान लो तुम्हारे पास 0.01 है और एल्बुमिन का गोल्ड नंबर कितना है, 0.1 है। तो आपसे बोला जाएगा कि प्रोटेक्टिव पावर किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, प्रोटेक्शन पावर किसका ज्यादा है, तो गोल्ड नंबर जिसका कम होगा। तो गोल्ड नंबर किसका कम है, जिलेटिन का 0.01, तो प्रोटेक्शन पावर किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, जिलेटिन होगा। तो मतलब जिलेटिन का होगा, मतलब गोल्ड नंबर कम हुआ तो प्रोटेक्शन पावर से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, अब 2 चीज इसमें और याद रखना कि जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर होता है, हाँ, जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर होता है और जो स्टार्च का होता है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है वो होता है तुम्हारे पास 25। ठीक है, और जो तुम्हारे पास जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर जो होता है वो होता है तुम्हारे पास 0.005 से
0.01 बीच में, ठीक है ना। मतलब स्टार्स का जो तुम्हारा गोल्ड नंबर होता है 25 होता है और वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। स्टार्स का तुम्हारा क्या होता है? स्टार्स का तुम्हारा गोल्ड नंबर 25 होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और गोल्ड नंबर प्लेटिनम कितना होता है? इसके बीच में होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्स इज, तो आप ऑप्शन में होगा 25, टिक मारना होगा। अगर गोल्ड नंबर स्टार्स का मैक्सिमम होता है और जिलेटिन का मिनिमम होता है, देखो इतना होता है, तो अगर गोल्ड नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उतना ही कम उसका प्रोटेक्शन पावर होगा। मतलब कि स्टार्स का प्रोटेक्शन पावर सबसे कम होगा और जिलेटिन का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि जिलेटिन एंड स्टार्स हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो बोला हूं, जो लिखा हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना, ठीक है। तो गोल्ड नंबर के बारे में क्या पूछेगा मैंने बता दिया, डिफिनीशन दोनों का मैंने बता दिया। नीट में आएगा तो डिफिनीशन ही आएगा, समझ में आया। तो जितना इम्पोर्टेंट था पूरे सरफेस केमिस्ट्री में मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। अगर आप एनसीईआरटी बुक भी लेके बैठते, ठीक है, तो आप पागल से हो जाते कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े और किस ऑर्डर में पढ़े। 6-7 घंटे भी पढ़ लेते तो आपको समझ में नहीं आता और फिर सब कुछ भूल जाते, ठीक है। अगर कोचिंग के मटेरियल उठाते तो तब तो पक्का पागल हो जाते, ठीक है। तब तो पता नहीं उसमें क्या क्या दिया रहता है। तो मैंने बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ाया सरफेस केमिस्ट्री रिवीजन लेक्चर के तौर पे। ऐसा रिवीजन लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखो। ये रिवीजन लेक्चर है, हमारे क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे और बहुत बारीकी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के एनसीईआरटी से और आउट ऑफ एनसीईआरटी से यहाँ मैंने आपको बताया है। अगर ये आप लेक्चर पूरा देख लेते हो तो सरफेस केमिस्ट्री में और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और जो एक क्वेश्चन आएगा नीट में वो जरूर बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना कि जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है किस पर, सरफेस केमिस्ट्री पे, प्लीज आप बना लेना, ठीक है। 2001 से लेके 2019 तक का सरफेस केमिस्ट्री का उतना बना लिए, ये लेक्चर देख लिए। और सरफेस केमिस्ट्री से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है जो मैं बताया हूँ। इसमें पूरा पढ़ के जाना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को शेयर करो और ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक कर दो, ठीक है। लेकिन मैं यकीन करो यार, जितना भी केमिस्ट्री कोर्स मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, अब नीट पेपर दे के आओगे और तुम देखना, मैं बताऊंगा कि देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ऑनेस्टली नोट्स बना लिए, जो बोला हूँ जो लिखा हूँ दोनों के बेसिस पे। और साथ ही साथ हमेशा बोलता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करके चले गए तो इससे बाहर क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आएगा। बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे केमिस्ट्री में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जो कि हमारा सॉलिड स्टेट पर होगा। सबको अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, झमाझम झमाझम झमाझम, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।